बिहार में बीजेपी का सफाया होगा। सारथी बन गए तेजस्वी राहुल गांधी के। राहुल गांधी की भी भुजाएं फड़कती दिखी बिहार में जब उनका कारवां गुजरा, जब रैली हुई तो एक अलग तेवर, एक अलग अंदाज तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के देखने को मिले। और आज इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, ये विस्मय इसलिए है, ये कौतूहल इसलिए है क्योंकि बिहार के विधानसभा में जो बात तेजस्वी यादव ने कही थी वही बात अब राहुल गांधी के साथ मंच शेयर करते हुए भी कर रहे हैं तेजस्वी यादव। और वो बता रहे हैं कि जो काम नीतीश कुमार नहीं कर सके, जो उन्होंने कहा था कि बिहार में ये पूरे देश में बीजेपी को समेट देंगे, अब तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब हम वो काम बिहार में करके दिखाएंगे कि बिहार में बीजेपी का सफाया कर देंगे। यही यही वो बात है जिस वजह से आज सबका ध्यान, सबकी नजर इस बात पर है कि बिहार में ये सफाया हो जाएगा बीजेपी का। हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र दुबे जी। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लेकिन आप तक आने से पहले कुछ ब्रेकिंग न्यूज जो है वो हम लेते हुए आते हैं लोगों के सामने, और वो ये है कि ब्रेकिंग न्यूज के साथ आते हैं। वो खबर ये है कि राहुल गांधी के सारथी बने तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव राहुल गांधी के सारथी बने, खुद राहुल गांधी को ड्राइव करके घुमाया, दिखाया, और सासाराम में जन सैलाब उमड़ पड़ा। ऐसी भीड़ हाल के दिनों में नहीं देखी गई थी। तेजस्वी राहुल की सभा में जबरदस्त भीड़ दिखी। यह भी बिहार में बदली हुई सियासत को बयां करती है। बिहार से बीजेपी का सफाया कर देंगे, ये ऐलान तेजस्वी यादव ने किया है। और राहुल गांधी ने कहा है जुल्म की इंतहा हो गई है, कांग्रेस का अकाउंट तक फ्रीज कर दिया गया। बिहार से अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी आज आ चुके हैं। हालांकि इस यात्रा में प्रियंका गांधी नहीं है, वह अस्पताल में भर्ती हैं, बीमार हैं, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। ये सारी खबरें आज की इससे जुड़ी हुई, लेकिन कुछ तस्वीर भी हम दिखाना चाहते हैं सुरेंद्र दुबे सर। तो वो तस्वीर इस शीर्षक को सार्थक करेंगी, तो मैं तस्वीर भी लेकर आना चाहता हूं। ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव किस तरीके से भीड़ है और जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। आप तस्वीर में देखिए, सबके हाथ में किसान का हल है और एक मंच पर खड़े हैं, और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र बक्सर लोकसभा में पड़ता है, वहां खड़े हैं। ये तस्वीर आप देखिए कि लोकल लुक में नजर आ रहे हैं, मुराठा बांधकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने कुछ ट्वीट करके बातें भी कही हैं। देश के किसान परेशान हैं, युवा परेशान हैं, युवा बेरोजगार हैं, आम आदमी आशाहीन है, तथा हर वर्ग में असहजता एवं असुरक्षा का भाव है। एमएसपी देश के किसानों की एक उचित मांग है जो उन्हें कृषि में बनाए रखने की न्यूनतम आवश्यकता है। देश की इन सभी मांगों में अपनी भागीदारी दर्ज कराने, देश की जनता की हर मांग में अपनी आवाज बुलंद करने आज सासाराम व कैमूर में आयोजित भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सम्मिलित हुआ। ये तेजस्वी यादव अपने ट्वीट से बता रहे हैं। और ये कुछ और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि देखिए, राहुल गांधी माइक बढ़ा रहे हैं तेजस्वी यादव को, और खाट पर बैठे हैं। ये भी खाट पर जो ठाठ होता है उसका आनंद ले रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में बैठकर एक साथ। आप देखिए, खाट पर ठाठ, जो थाली में कुछ खाते हुए तेजस्वी यादव, और दूसरी थाली जो है राहुल गांधी की ओर भी है एक थाली, और एक थाली तेजस्वी की ओर भी है। दूसरे मेहमान भी आनंद ले रहे हैं, लोकल लुक में नजर आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें
इन तस्वीरों के बाद अब मैं आना चाहता हूं आपके पास सुरेंद्र दुबे जी। ये हमारे दर्शकों को बताना जरूरी था उस अंदाज को, और वो तस्वीर तो हमने लगाई रखी है कि कैसे तेजस्वी राहुल गांधी को अपने साथ अपनी गाड़ी में ड्राइव करके ले जा रहे हैं। इस तस्वीर से क्या उम्मीद बंधती है, और ये दावा कि बिहार में बीजेपी का सफाया होगा, क्या अतिशयोक्तिपूर्ण है या वास्तविकता के करीब है सुरेंद्र दुबे सर? देखिए, इसके दोनों उत्तर हो सकते हैं। एक तो बिहार ने पूर्व में बहुत से पॉलिटिकल वंडर्स किए हैं। जेपी का जो मूवमेंट शुरू हुआ, हालांकि एक्चुअली तो गुजरात में एक हॉस्टल से शुरू हुआ था, लेकिन उसको सारी हवा जेपी ने दी। और फिर कैसे ये नीतीश कुमार और लालू ये सब उसी जेपी आंदोलन की उपज है जी। और अगर नए लड़कों को ये पढ़ाया जाता है, या जैसे बहुत से हमारे पास बच्चे आते हैं जर्नलिज्म के नए, तो उनको हम बताते हैं कि अरे सब जेपी मूवमेंट के उपज है, तो हंसते हैं कि अरे ये लोग कैसे पैदा हो गए। हम क्या देखे, आदमी कब बदलता है, कब सही रहता है, इसका कोई बहुत हम हिसाब तो नहीं रख सकते, लेकिन जो भी नेतृत्व होता है वो अपने हिसाब से काम करता है। देखिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल, इनमें एक समानता क्या कि दोनों यंग हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं। दूसरी समानता यह है कि दोनों के, एक के बाप ने, एक की माँ ने पूरी फ्रीडम दे रखी कि भैया तुम जैसे करो, समझो करो, वी गिव यू फुल हैंड। तीसरा है कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी गठबंधन के साथ है वर्षों से, और लालू ने भले लंबी लंबी सजाएं काटी, तेजस्वी, इनकी बहन, इन सब पर मुकदमे लगे हुए हैं, लेकिन ये लोग ना बीजेपी से डरे हैं और ना अभी भी डरने को तैयार है। वही हाल राहुल का है। आप क्या समझते हैं कि क्या सरकार ये सोच नहीं रही होगी, अनुमान नहीं लगा रही हो कि अगर हम राहुल गांधी को अंदर कर दें तो इसका पॉलिटिकल फॉल आउट क्या होगा? अभी तय नहीं कर पा रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं प्रियंका कुमार जी, जिस दिन प्रधानमंत्री को बिल्कुल निश्चय हो जाएगा कि नहीं, राहुल गांधी को अंदर कर देने से हम चुनाव जीत जाएंगे, तो अंदर कर देंगे। आज एक शुरुआत कर ही दे। अब वो कांग्रेस को नहीं खत्म कर पा रहे तो उनके अकाउंट खत्म किए दे रहे। बोले इसको, जैसे लोग कहते हैं ना कि ये पॉलिटिकल मतलब बेईमानी, इस ढंग की बेईमानी कि जैसे हम आपसे जीत ना पावे तो हम आपके घर के जितने आय के स्रोत से बंद कर दें, और वाह भाई यहाँ का इनकम टैक्स, और वाह भाई यहाँ की जुडिशरी। इनकम टैक्स ने 3 दिन तक इनको बताया नहीं, जबकि इनके चेक्स वगैरह बाउंस होने लग गए। तब विवेक तनखा ने पता किया कि भाई चेक्स क्यों बाउंस हो, तो बताया गया था वो इनकम टैक्स में कोई 18-19 का केस है, और जो 2024 से चूंकि चुनाव आने वाला है, मुझे बड़ी शर्म आती कि इस देश की जुडिशरी कभी ये ईडी इनकम टैक्स ये नहीं पूछती कि बताओ 5 साल से फाइल रखे बैठे थे, ये चुनाव में ही तुम कैसे सब कर लेते? दिखाओ डेट्स, किन किन डेट्स को तुमने क्या मुकदमे में तफ्तीश की। तो ये सीबीआई, ईडी डरे, कोर्ट से इनसे पूछती ही नहीं, जानती है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि नहीं, ये हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये अपना, ये नेता लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं। इस हिसाब तो हमें लगता है कई बार उस पाकिस्तान की जिसकी हम बहुत चर्चा करते हैं, वो याद है जो पिछला चुनाव हो रहा था, जब वो उनको इमरान खान को हटना पड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्टर्न एक्शन लिए। यहाँ हमारे यहाँ तो कोर्ट पॉलिटिकल मामले में कोई एक्शन लेने की तैयार नहीं होती आसानी से। एकमात्र एक्शन अगर हम कहें तो अभी ये हुआ है इलेक्शन बॉन्ड का, तो आज मैंने उसके डिटेल देखे, तो चलो ठीक है, 7 तारीख तक उनको एसबीआई को रिपोर्ट देनी और 13 तारीख तक वेबसाइट पर चुनाव आयोग को डाल देना है। लेकिन अगर चुनाव आयोग मान लो न माने
तो क्या कर सकते हैं? जो संबंधित पार्टी उसके पास इतना ही है कि जाके कोर्ट में कहे कि हुजूर आपका आदेश नहीं मान रहे, तो अगर हुजूर के पास आज फुर्सत होगी आज होगी, नहीं कहते अच्छा अगले हफ्ते आ जाना, हम पूछ लेते क्यों नहीं कर रहे। वो जो हमारे जुडिशियल सिस्टम है वो सरकार को मदद करता है, और चाहे जो जिसकी सरकार है हमेशा ऐसा होता है। अब हम इसके पॉलिटिकल फॉरवर्ड पर आए तो आज जैसे ही मैंने सुबह देखा कि साहब वो अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, तो अब ये खबरें तो आजकल बड़ा मुश्किल है पत्रकारिता करना। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इनके बल पर खबरें एकत्रित करनी पड़ती, इन्हीं के बल पर डिबेट करनी पड़ती, और इन्हीं के बल पर अपने दर्शकों को बताना पड़ता कि भैया देखो सच्चाई है, इसको समझ लो। मैं जैसे आपने कहा सारथी बने हैं, अच्छी बात है। ये जो अपने तेजस्वी यादव हैं, इनका भी एक स्टाइल वही है, और राहुल गांधी को तो खैर हम इस बात पे तारीफ करें, उनका ठीक है तुम्हें जो करना अपना करो, हम निकल लिए हैं न्याय यात्रा पर और हम जनता को समझाएंगे। शायद जिस दौर में हुक्मरान बिल्कुल अहंकार से सराबोर हो, ये यात्राएं ही कोई हल निकाल सकती है। हमने आपको कई बार कहा यात्राओं से इस देश में बड़े बड़े धर्म बने, चाहे गौतम बुद्ध का धर्म हो, चाहे महावीर का धर्म हो, चाहे गुरु नानक जी का सिख धर्म हो। यात्रा हमको बहुत कुछ देती है। इस यात्रा से पिछले बार इनको फायदा हुआ, हिमाचल और उत्तराखंड में, कर्नाटक में इनको विजय मिली, बाद में अवसर खत्म हो गया। अभी चुनाव में हो रहा, तो जैसे आपने बिहार के बारे में कहा, बिहार में चूंकि नीतीश की इतनी फजीहत हो गई है और उन्होंने अपनी इतनी थू करा ली है कि वहां तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी मतलब गठबंधन जो है आरजेडी का, इट कैन डू मिरेकल्स, नंबर एक। दूसरा, वहां जो पीके भी काफी अरसे से लगे हुए गांव गांव घूम रहे हैं, तो भले वो अपने उद्देश्य से घूम रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों में एक असंतोष है उसको हवा तो मिल ही रही है। तो अगर ये लोग बहुत अच्छे ढंग से इसको करें, और बीजेपी का अपना देखिए उनका है, बीजेपी को लगता है कि नहीं हम किसान को मार मार के ठीक कर देंगे, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर देंगे। कैसे ये वैसे ही हुआ कि लड़के ने कहा कि मेला जा रहे हैं, उन्होंने कहा मेला तब जाओगे जब तुम्हारे जेब में पैसे होंगे, उन्होंने उसके पैसे ही निकाल लिए, पॉकेट चोरी कर ली। तो इनको पिक पॉकेट कह सकते हैं। मैं राहुल गांधी का एक स्पीच का हिस्सा सुनाना चाहता हूं, ताकि यहाँ से बातचीत की रवानगी भी आगे हो और हम दर्शकों की टिप्पणियां भी लेंगे। लेकिन पहले राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं। आपने मीडिया में कभी किसान का चेहरा देखा है, मजदूर का देखा है? अच्छा बताओ, आप सब ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन देखा टीवी पे? देखा? मोदी जी ने राम मंदिर का पूरा इनॉग्रेशन किया, देखा आपने? अच्छा मुझे बताओ, उसमें आपको अदानी दिखा, अंबानी दिखा, अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, हिंदुस्तान के सब एक्टर दिखे? उसमें आपको गरीब किसान दिखा, मजदूर दिखा? कहां थे वो लोग? वो भैया मजदूरी कर रहे थे, वो भूखे मर रहे थे, वो बेरोजगार हैं। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग, अरबपति, अदानी, अंबानी, बिरला, सारे के सारे दिखे, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं दिखा, एक किसान नहीं दिखा, एक मजदूर नहीं दिखा, एक छोटा दुकानदार नहीं दिखा। दो हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक 10-15% वाला पूरा का पूरा धन इनके हाथ में, मीडिया इनके हाथ में, ब्यूरोक्रेसी इनके हाथ में, हिंदुस्तान का बिजनेस का सिस्टम इनके हाथ में, और आप लोग भूखे मरो, मजदूरी करो।
अन्याय। तो आपने जी देखा कि किस तरीके से राहुल गांधी ने बताया कि राम मंदिर का आयोजन हुआ, उसमें सब बड़े लोग दिखे, लेकिन आम किसान और गरीब का चेहरा उसमें नहीं दिखा। राहुल गांधी जनता से कनेक्ट करने वाली बातें लगातार कर रहे। ये सच है कि देश में एक परसेप्शन जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं है, इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ है, इंडिया गठबंधन को तोड़ा जा सकता है, ये तमाम चीजें जा रही है। लेकिन जनता से ये बातें छिपी हुई नहीं है, इसमें शर्माने की क्या बात है। इंडिया गठबंधन एक स्ट्रगल का नाम है, बीजेपी के समांतर सियासत का नाम है, सोच का नाम है। अब ये गठबंधन सीट शेयरिंग में दिक्कत हो सकती है, बहुत सारे की बातें हो सकती हैं। ईडी सीबीआई का जब शिकंजा कसता है तो ममता बनर्जी की भी जुबान लड़खड़ाती है, तो जेडीयू के घर के नेताओं के घर जब ईडी के छापे पड़ते हैं तो नीतीश कुमार भी पाला बदल लेते हैं। जब ईडी सीबीआई का डर होता है तो जयंत चौधरी भी इधर से उधर हो जाते हैं। जब क्या नाम है, अशोक चौहान को बताया जाता है कि ईडी सीबीआई लेना है, का सामना करना है या कि राज्यसभा में जाना है, तो उनको राज्यसभा में जाना ज्यादा मुफीद लगता है। ये सारी चीजें होंगी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद जनता की भावना को कनेक्ट करने का जो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, जो काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, ये लोग एक फिजा बदलने के लिए काफी एक अच्छा माहौल बना रहे हैं। जनता जब तैयार होगी तो निश्चित रूप से केसीआर सत्ता से बाहर हो जाएंगे, कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, और यही सोच इंडिया गठबंधन को मजबूत बनाती है और इसी सोच के साथ यात्रा निकल रही है। क्या कहेंगे सुरेंद्र दुबे सर? देखिए, मेरा मानना है इंडिया गठबंधन नाम की जो एक सुखद कल्पना है, उसके भरोसे अब हम बहुत नहीं बैठ सकते। अभी आपने स्वयं बताया ईडी सीबीआई के लाठी डंडों से बचने की कोशिश में है, ममता भाग रही है या आप कहें कि भाग चुकी है। वो पश्चिम बंगाल में एक बड़ी फोर्स है, बिहार में तो खैर तेजस्वी नहीं भागेंगे, उत्तर प्रदेश से मायावती भाग जाएंगे, और अखिलेश यादव क्या करेंगे अब इनका कोई बहुत ठीक नहीं है। तो उनके पास स्वामी प्रसाद मौर्य भी हैं, वो कब उनका काम लगा देंगे इसका पता नहीं। वो रोज ऐसी बात कहते हैं जिससे हिंदू मानस चिढ़ता है और वो भाजपा की ओर गलबैया करने के लिए बढ़ता है। अभी मैं राहुल गांधी को सुन रहा तो बात बहुत अच्छी कर रहे हैं और पब्लिक ये जान भी रही, लेकिन यही एक यक्ष प्रश्न है कि इस माहौल में क्या जिस जनता को राहुल गांधी समझा रहे हैं वो समझ रही है, और समझ रही तो क्या समझ के साथ वोट देगी, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। देखिए, बिहार में सीधे राम मंदिर नहीं है तो वहां बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, वहां जनक राम की ससुराल जरूर बताई जाएगी जब यहाँ बीजेपी का चुनाव होगा कि देखिए फला जगह जनक की रामचंद्र जी के ससुराल थी, लेकिन वहां उससे कोई बहुत उससे वो नहीं मिलेगी। उत्तर प्रदेश में तो है, इसी देखिए उत्तर प्रदेश में नित नया रामचंद्र जी का मंदिर बन गया है, जिसमें कहा राहुल गांधी ने कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े फिल्म कलाकार, अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन, सारे लोग पहुंचे, गरीब ने पहुंचा। आप हमको बताइए वो गरीब कैसे पहुंचेगा जहां तीर्थ यात्रा के नाम पर पूरा स्थल पर्यटन स्थल बदल दिया गया। बड़े बड़े उद्योगपतियों को होटल बनाने के लिए कहा गया है, तो भाई उतने होटल में उतने पैसे देखकर तो तीर्थ यात्री नहीं जाता है। हाँ, टूरिज्म करने वाला आदमी जाता है। सब लोग अच्छे से इस मामले में मैंने देखा कि साउथ की ये मैं थोड़ी देर में तेजस्वी यादव की स्पीच भी सुनाऊंगा, लेकिन सुरेंद्र दुबे सर आप अपनी बात पूरी कीजिए फिर। जी हाँ,
तो उसमें ये क्या करते हैं कि साउथ में मैंने देखा, जैसे साउथ में टूरिज्म, रिलीजियस भी है, टूरिज्म भी जाहिर है, पैसा भी आता है, लेकिन वहां रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था सब काफी सस्ती है। हमारे यहाँ तो आप घटिया से घटिया जगह पे चले जाएं, बड़ा भारी वो धार्मिक स्थल होगा, लेकिन ठहरने के लिए आपको बिल्कुल 3 स्टार या 5 स्टार होटल का पैसे देने पड़ेगा, उसी ढंग का खर्च करना पड़ेगा। तो अयोध्या कोई तीर्थ स्थल नहीं है, अयोध्या कोई तपस्थली भी नहीं है। ठीक है, वाराणसी तपस्थली है। अयोध्या में राम के अलावा किसी की बहुत चर्चा नहीं होती, उसके खानदान की होती, भरत की होती कि उन्होंने परित्याग किया, वो भी उन्हीं के परिवार के होगा। हाँ, वाराणसी में से चलता है कि वो एक तपस्थली सैकड़ों वर्षों से है और जहां लोग मोक्ष पाने के लिए जाते थे। वो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वहां तुलसी, कबीर, बड़े बड़े लेखक वाराणसी जाते थे और उनको लगता था कि यहाँ रह करके हम अपना धार्मिक काम कर सकते जी। अब ये जो दिन भर एक सेकंड पर, ये जो दिन भर खपने वाला मजदूर है, इससे आप कौन सी तपस्या की उम्मीद कर रहे हैं? वो बहुत डरा और सहमा हुआ। उसको लगता है कि अगर प्रेम कुमार या सुरेंद्र दुबे के खिलाफ कुछ भी हो सकता है, तो हम तो भैया मजदूर हैं, 2 वक्त की रोटी खा के काम चला रहे हैं, तो हमको तो भाई 5 किलो राशन मिल रहा है, तो हमारे लिए ठीक वही माई बाप है। और भगवान के पास गरीब आदमी जाता क्यों? तो भगवान हमें सुबह शाम तो भोजन उपलब्ध कराए रहना, सड़क नहीं दो, छत नहीं दोगे तो मंदिर के बाहर लेट जाएंगे, सड़क पर लेट जाएंगे, वो उसकी बहुत कोई डिमांड नहीं होती, कपड़े मांग जाट के मिल जाते हैं, काम भी थोड़ा बहुत मिल ही जाता है। तो वो नरेंद्र मोदी ने पकड़ा कि ये एक ऐसा क्लास है, इसको अगर और निकम्मा कर दें तो ये हमारे क्लच में बिल्कुल आ जाएगा। तो ये निकम्मे लोगों को और निकम्मा बनाकर अपना मतदाता बना रहे हैं, वरना किसी पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत नहीं होती कि 18-19 के इनकम टैक्स केस में 24 में उनका अकाउंट फ्रीज कर दे। जी 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 सुरेंद्र दुबे सर, आप बहुत महीन और अर्थपूर्ण बात करते हैं और इस वक्त भी कर रहे हैं। हमारे दर्शक निश्चित रूप से आपकी बातों में जो निहितार्थ है उसको ग्रहण कर रहे होंगे। मैं तेजस्वी यादव के बयान को दिखाना चाहता हूं, बहुत चर्चा हो रही है, आज भी उन्होंने शानदार भाषण दिया, उसका बस एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुना देता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन का सरकार था, खुद का नहीं था, और एक हम लोग चाहते थे बड़े लक्ष्य को लेकर के। नीतीश जी ने तो माफी मांगा ही था कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, बात जो है समझ में आता है, चलो कोई नहीं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है, जो लोग देश में जहर बोने का काम करते हैं, तो इस बार किसी भी कीमत पे, चाहे हमको कितना भी सहना पड़े, कितना भी कुर्बानी देना पड़े, लेकिन नीतीश जी को हम लोग लेकर के चलेंगे और 2024 में बीजेपी को, मोदी जी को सत्ता से बेदखल करने का काम करेंगे। और हम लोगों ने एक थके हुए मुख्यमंत्री को, थके ही हुए हैं ना, चुनाव में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए। हमने बोला था कि रिक्त पदे हैं, साइंटिफिक अध्ययन हम लोगों ने कर रखा था कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने पदे खाली है, एजेंडा था 10 लाख नौकरी देने का। लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। एक विभाग ने तो 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी जो है दिया। अब तो तीसरा फेज भी आ गया, और यही नहीं, मुख्यमंत्री जी तो वही तो आप सुन रहे थे तेजस्वी यादव को, पूरे उत्साह के साथ अपनी बात रख रहे हैं, सैद्धांतिक रूप से हमला भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि वो
सांप्रदायिक पार्टी है, वो नफरत फैलाने वाली पार्टी है, इसका मिलकर मुकाबला करना है। और व्यवहारिक रूप से ये बता भी रहे हैं कि 17 महीने में हमने वो काम किया जो देश की कोई सरकार नहीं कर पाती, लगभग 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। वो नीतीश कुमार पर हमला भी कर रहे हैं और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि विश्वास करना तो हमारा स्वभाव है, उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन हमने सिर्फ विश्वास किया। हालांकि आज की तारीख में जरूर लालू प्रसाद यादव जी से जब पत्रकारों ने पूछा तो लालू प्रसाद जी ने कहा कि हाँ, दरवाजा हमेशा खुला हुआ है, आएंगे तब देखेंगे। तो उन्होंने ये कह करके कि दरवाजा खुला है और आएंगे तब देखेंगे, एक तरह से बहुत सारी बहस को जन्म दिया है। इसी कारण से कई सारी प्रतिक्रियाएं भी उसी रूप में आ रही हैं। मैं पढ़ना चाहता हूं, सुरेंद्र दुबे सर आप थोड़ी सी मुझे इजाजत दें, मैं दर्शकों की प्रतिक्रियाएं पढ़ना चाहता हूं। जी जरूर जरूर। देखिए, हाशिर अहमद जावेद जी कहते हैं, बीजेपी को हल्के में मत लो प्रेम जी, इतनी जल्दी हारेगी नहीं बीजेपी। यह भी एक मजबूत भावना है, देश में बिठा दी गई है सबके मन में कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जनता की ताकत से बड़ी नहीं है मोदी की इच्छा और मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटियां हमने फेल होती देखी हैं, करोड़ों रोजगार की बात, काला धन लाने की बात, बहुत सारी चीजें जो नरेंद्र मोदी ने कही, एमएसपी भी लाने की बात उन्होंने कही थी, पीछे हट गए। बहुत हमने देखी है उनकी गारंटी का क्या होता है। देखिए, मनोज बांबू जी कह रहे हैं, तेजस्वी व लालू जी की बातों से ऐसा लगता है नीतीश कुमार फिर आएंगे, विधानसभा व लोकसभा का चुनाव साथ साथ कराना चाहते हैं, इसलिए भाजपा के साथ गए, ताकि चुनाव आयोग भाजपा के अधीन है, इसलिए नीतीश जी गए। मनोज बांबू जी, ये थोड़ा ज्यादा आशावाद है। नीतीश कुमार जी का लक्ष्य इंडिया गठबंधन और राष्ट्रीय स्तर पर उनका फोकस था और रहना चाहिए था। उन्होंने एक दगा किया है, इस बात को मानिए। और लालू यादव जी जो बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश जी को बुला के अपने साथ सटा लेंगे। इसका मतलब है सियासी रूप से वो नीतीश जी का कद बीजेपी के सामने बढ़ाना चाहते हैं, उनके बीच में झगड़ा लगाना चाहते हैं, ताकि नीतीश जी बार्गेन करें कि हमको और ज्यादा सीट दो। ज्यादा सीट मांगेंगे तो उनमें झगड़ा होगा, और जो कुनबा है, भानुमति का कुनबा, चिराग पासवान, पारस जी और जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार, इनके बीच झगड़ा लगे, ये ज्यादा मकसद है। अब इस व्यक्ति को कौन लेगा? बीजेपी पछता रही है कि इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ये तो चुनाव हरा देंगे। बीजेपी के लोग बगावत कर रहे हैं कि हरा देंगे। विधानसभा में भी आपने देखा, जेडीयू का ही आदमी बगावत कर रहा था। नीतीश की अपनी पार्टी में पकड़ खत्म हो गई, वो तो ऑपरेशन आरजेडी चला के 3 एमएलए को बुला करके बिठाया गया, तब जाकर के किसी तरह सरकार बची है। वरना स्पीकर के समय वोटिंग देख लीजिए, 125, उसमें जीतन राम मांझी हटा दीजिए, 3 आदमी हटा दीजिए, बात खत्म, कहानी खत्म थी, सरकार गिर चुकी थी। लेकिन सरकार नीतीश कुमार ने नहीं बचाई, सरकार अमित शाह ने बचाई है, और ये कारण स्पष्ट है। इसलिए गैर जरूरी आशावाद रखने की जरूरत नहीं है, जाने दीजिए नीतीश कुमार को, वो बीजेपी के साथ ही रहे। मनोज बांबू जी कह रहे हैं, मैंने आज तेजस्वी यादव का एक ही भाषण 2 बार सुना, दिल को सुकून आया। पुष्पराज जी कहते हैं, एमपी एमएलए भी एग्जाम से भर्ती होने चाहिए, एमपी एमएलए की भी ओपीएस बंद होनी चाहिए। तेजस्वी, लालू जी व नीतीश कुमार की सोची समझी रणनीति है, ये भी उसी बांबू जी का आशावाद बोल रहा है, और कुछ नहीं है। देखिए मनोज जी, अगर इस किस्म से होगी राजनीति, तब का जनता का विश्वास ही उठ जाएगा। फिर वो क्यों बीजेपी पर भरोसा करेंगे, क्यों नीतीश पर करेंगे, और क्यों लालू और तेजस्वी पर करेंगे? तब तो कोई भरोसे के लायक नहीं रह जाएगा। आज तेजस्वी भरोसा दिला रहे हैं कि हमने तो भरोसा किया, भरोसा नहीं करने का काम नीतीश ने किया। कल अगर फिर से नीतीश को बुलाएंगे तो आप पर भी कोई भरोसा नहीं करेगा, ये बात समझ लीजिए। क्या पहले मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं सुरेंद्र दुबे सर का, फिर और बाकी प्रतिक्रियाएं पढ़ता हूं। जी सुरेंद्र दुबे सर। देखिए प्रेम कुमार जी, एक बात समझिए
कि जब लालू यादव ये कहते हैं कि हाँ हाँ दरवाजा खुला, जब आएंगे तो देखा जाएगा, ये एक पॉलिटिकल कमेंट है। इसको सुन के बीजेपी अंदर से हिल जाती कि यार ये भाग गया फिर। अच्छा, जो आदमी 8 बार भाग चुका तो 9 बार क्यों नहीं भाग सकता? जब जो भगोड़ा है उसके हालत वैसे, छानी में हिस्ट्री सीटर की एक हिस्ट्री सीट होती, तो जब उस इलाके में कभी कोई चोरी हुई और कोई मतलब गलत काम हुआ क्रिमिनल को, तो हिस्ट्री सीट पे देखा जाता कि इलाके के कौन कौन लौंडे, इनको पकड़ लाओ। नीतीश कुमार की अब कोई पॉलिटिकल हैसियत नहीं है, या तो वो दिमाग उनका हिल गया या फिर कुर्सी में इतने मतलब उसके लिए पागल हो गए कि जिंदगी भर की वो कमाई उन्होंने अपनी गंवा दी। एक जमाना था, आपको याद होगा, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल समझे जाते थे कि आगे पीछे कभी नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते। अब तो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के चरणों में गिर गए। वहां क्या कहते हैं, तेजस्वी यादव ने विधानसभा में भी ये कहा कि भाई हमारे चाचा है और हम इनको कुछ नहीं कह सकते। वो कुल मिलाकर के ये कहा, ये उन्होंने बीजेपी को हवा बैठा रखा है कि तुम चिंता मत करो, जैसे तुम ले आए हो वैसे ये फिर आ जाएंगे। और ये बहुत से पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स कहते हैं, क्योंकि देखिए जब लोकसभा चुनाव में इनको बहुत अच्छी सीटें नहीं मिलेंगी, बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस नहीं होगी, बीजेपी इनको और नीचे गिराना चाहेगी, तब ये फिर पलटेंगे और आरजेडी की ओर आएंगे। ये मेरा ऐसा मानना है जो पॉलिटिकल सिचुएशन है। तो अगर ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा तेजस्वी क्या करे, भाई जब उसी एक आदमी की वजह से राजनीति बिहार में चल रही, अलग स्थिति है। उस बिहार में जहां जेपी रूल करते हैं, तो वहां नीतीश कुमार रूल कर रहे हैं, तो क्या करेगा पॉलिटिकल आदमी? तो पॉलिटिक्स ही करेगा ना। बाकी है कि राहुल गांधी जो मुद्दा है और तेजस्वी यादव दोनों एक अच्छे युवा नेता का परिचय दे रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर रहे हैं। अखिलेश यादव से मैं थोड़ा निराश हूं। मुझे लगता है कि जो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड ने दिखा करके आ जाना चाहिए, सब उनके पास तो 110-11 एमएलए का समर्थन है और मायावती तो ढीली ढाली पड़ी हुई है और मायावती अंत तक कुछ करेंगे भी नहीं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश अगर, हाँ अखिलेश के साथ एक दांव हो गया क्या कहते हैं इनका, जयंत चौधरी वाला। अब अखिलेश की जयंत चौधरी की बहुत पटती थी। अब अखिलेश अपने पॉलिटिकल एक्रूमेंट से ये क्यों नहीं समझ पाए कि ये आदमी जा रहा है? भाई ऐसा तो नहीं कि एक दिन में हुआ होगा। अच्छा, मेल मुलाकातें होती तो आदमी दिखाई पड़ता, बात पता चलती, ऐसा थोड़ी कि पता नहीं चलता। यहाँ मोहल्ले में पता चल जाता कि कौन कहाँ जा रहा है। पॉलिटिकल आदमी को तो सतर्क रहना चाहिए। एक बात टोकना चाहता हूँ कि अगर अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया था कि जयंत चौधरी के साथ सीटों का बंटवारा हो गया है और 7 या 8 सीट जयंत लड़ेंगे और बाकी हम लड़ेंगे, ये ऐलान अखिलेश यादव जी ने किया। अगर ये ऐलान जयंत जी से करवा लेते, उनकी मौजूदगी में करवा लेते, तो उस समय चेक भी हो जाता, आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, एक कमिटमेंट भी हो जाता। और आज एक गलत बात गई है कि ऐलान अखिलेश जी ने किया है, उसका सम्मान जयंत जी ने नहीं किया, ये मैसेज जा रहा है। ये नहीं, मैं उसको दूसरे तरह से देखता हूं। मैं देखता हूं कि आप तो पहले उनकी फैमिली हिस्ट्री देखिए। अजीत सिंह बिल्कुल मंत्री बनने के लिए, तो जब पिताजी भी मंत्री बनने के लिए बीजेपी में जा चुके हैं, कांग्रेस में जा चुके हैं। जी सुरेंद्र दुबे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। इस बीच में कुछ ये पढ़ता हूं, प्रतिक्रिया लेता हूं। गौतम चौहान जी कह रहे हैं, जय महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ सिर्फ नेता लोग गए हैं, जनता महाविकास अघाड़ी के साथ है। काफी हद तक आप सही कह रहे हैं। और जो बदलने वाले जो नेता ईडी सीबीआई से डर के पार्टी छोड़ रहे हैं, वो जनता उनके साथ ऐसे भी रहने वाली नहीं है। ईशा सिंह कह रही है कि
sir, you support Sachin Pilot in your previous videos, but Tejasvi Yadav is better than him, plus hard working. Pilot could have become a minister and worked for betterment of people, especially youths, instead alleging his own government. Thank you. तो ईशा सिंह जी को सचिन पायलट से ज्यादा उम्मीद तेजस्वी यादव से, सचिन पायलट के मुकाबले तेजस्वी यादव पर ज्यादा भरोसा लगता है। मुझे लगता है ईशा सिंह जी सही कह रहे हैं। एक फर्क बताना चाहती हैं कि सचिन पायलट का क्लास थोड़ा डिफरेंट है और तेजस्वी यादव जो जनता से कनेक्ट करते हैं वो एक डिफरेंट क्लास की सियासत करते हैं। हालांकि पॉपुलैरिटी में सचिन पायलट कम नहीं है, बहुत पॉपुलर नेता है। और 14 फरवरी को जो उन्होंने इलू इलू टाइप से जो जनसभा की है, क्या प्यार उमड़ाया जनता ने। हालांकि मैंने उस पर कोई दिखाया नहीं, लेकिन वो देखने लायक था। तो दोनों ही नेता की अपनी अपनी खासियत है। कुछ और लेता हूं। शिव कुमार कोडाली जी राम राम कह रहे हैं, आपको भी राम राम। विजय त्रिपाठी जी जय कांग्रेस बोल रहे हैं और आगे लिखते हैं कि इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। शिव कुमार कोडाली जी लिखते हैं, लगता है तेजस्वी जी बीजेपी का काम आसान कर रहे हैं, क्योंकि वैसे भी 2024 के बाद बीजेपी नीतीश कुमार को निष्क्रिय करना चाहती है, वो काम तेजस्वी से करवा रहे हैं। आपके विचार का सम्मान है और एक एंगल है, बिल्कुल है। क्या कहेंगे आप सुरेंद्र दुबे सर इस बात में कि तेजस्वी यादव बीजेपी का काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं ये तो नहीं मानता हूँ कि वो कोई बीजेपी का काम कर रहा है, लेकिन हर आदमी का एक पॉलिटिकल स्टाइल होता है, कोई कैसे राजनीति करेगा। अभी एक प्रतिक्रिया आई कि साथ सचिन से बेटर है तेजस्वी यादव। निश्चित कि तेजस्वी यादव मासेस के नेता है और सचिन पायलट युवकों के नेता है, दोनों में अंतर है। पॉपुलर दोनों है, वो भी पॉपुलर है, वो भी पॉपुलर है। वो उस एरिया के भी अंतर, राजस्थान में राजा महाराजाओं की जमीन है, तो जो लोग अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं वो वहां बहुत राज करते हैं। बिहार राजा महाराजाओं की जमीन नहीं है, तो वहां हमेशा डाउन ट्रॉडन क्लास के लोग करते हैं। देखिए तेजस्वी यादव के सामने क्या है कि लोकसभा चुनाव जब हो जाएगा, बीजेपी मोदी का क्या है या बीजेपी थिंकिंग क्या है, उनको इस बात की कोई चिंता नहीं कि राज्य में किसकी सरकार बनेगी। उनको ये चिंता कि केंद्र में हमारी सरकार बने रहे, राज्य में जिसकी बनेगी उसको हम ईडी सीबीआई से दबाव लेंगे, हम अपने नए नए हथकंडे अपना लेंगे। और एक जो ऑटोक्रेट गवर्नमेंट या डिक्टेटरशिप वाला उनका रवैया, वो इसीलिए है कि हम केंद्र में सत्ता में रहें, बिहार में कौन जीतता है कोई बहुत उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए 2024 में अगर वो तेजस्वी को अपने पास करके उनको कुछ सीटें बढ़ सकती हैं तो बढ़ा लेंगे। ये जरूर है कि उस नीतीश को और घटिया स्थिति पहुंचा देंगे, जैसा विधानसभा चुनाव में हुआ था, 45 सीटों पर रह गए। लेकिन तो सबके साथ करते ना, चिराग पासवान लगे, उनको भी औकात बता दी। तो वो फंसाने वाले, डुगडुगी बचाने वाले जो नेता हैं, वो ऐसी डुगडुगी बजाते हैं कि अगर आपने उसकी सही आवाज नहीं सुनी तो निश्चित आप उस आवाज में फंस जाएंगे। और बाद में वो कहा ना, दर्द अब जाके उठा, चोट लगे देर हुई। 3 दिन बाद पता चलता कि अरे इसने तो पत्थर पीट पीट के हमको बहुत मारा, हम समझ रहे थे कि हमसे प्यार जता रहा था। जी शिव कुमार जी हमारे यहाँ लगातार सवाल करते हैं और हमसे हमारा रुख स्पष्ट मांगते हैं और हम देते भी हैं। शिव कुमार कोदाली जी ने 2 सवाल उठाए। एक तो उन्होंने कहा है कि जो इलेक्शन हो रहा है, ये राज्य का इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन अलग अलग चीजें होती है, और आप राज्य में जो जनता की भावना है तेजस्वी से जुड़ी, उसको जोड़ के आप लोकसभा से देख रहे हैं। तो एक सवाल ये उठाया। और दूसरा सवाल उन्होंने कहा है कि बंगाल में
जो वीडियो हो रहा है उसके बारे में वीडियो बनाइए और निष्पक्षता का भी कुछ ध्यान रखिएगा। बंगाल में जो महिलाओं का समस्या है उससे आपका कोई संवेदना नहीं है, ये एक बात कह रहे हैं। दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। पहला सवाल जो है उसका जवाब आप दीजिए सुरेंद्र सर, दूसरे सवाल का जवाब हम देंगे। पहला सवाल आपको क्लियर है कि ये स्टेट इलेक्शन और बिहार सेंट्रल इलेक्शन में फर्क होता है, तो तेजस्वी हाँ, को जोड़ के देखिए आप फर्क, इतनी बड़ी उम्मीद, इतना बड़ा मतलब कैसे निकाल रहे हैं, ये सब सवाल है जी। देखिए फर्क ये है कि ये बात ठीक है, राज्य का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है, लेकिन देखिए जैसे बिहार में राज्य का चुनाव आरजेडी को लड़ना है और कांग्रेस को राज्य से ज्यादा लोकसभा चुनाव लड़ना है, क्योंकि वहां गठबंधन में एक लंबे अरसे से आरजेडी और कांग्रेस है और कोई भी परिस्थिति आई लेकिन इन दोनों का साथ नहीं छूटा, तो इसलिए वहां की पोजीशन अलग। जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा का अलग होगा, उत्तर प्रदेश का अलग होगा, लेकिन बिहार में चूंकि कांग्रेस और आरजेडी की निकटता, उनकी वैचारिक संबद्धता इतनी अधिक है कि हम उसमें लोकसभा और उत्तर प्रदेश विधानसभा अलग अलग नहीं ढूंढ सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जब चुनाव लोकसभा के होने हैं तो इट इज टैग्ड विद बिहार विधानसभा। बिहार विधानसभा की जमीन पर है तो बिहार विधानसभा में क्या हुआ, क्या हो रहा है, भाई माहौल तो बनेगा ना। ऐसा थोड़ी कि लोकसभा चुनाव में लोग कहेंगे कि नहीं नहीं नीतीश के बारे में बात मत करिए, लोकसभा चुनाव हो रहा है तो नीतीश को मारिए गोली, वो पलटू हो गए। और बड़ा फर्क है बिहार के संदर्भ में। बिहार में राष्ट्रीय पार्टी उतनी प्रभावशाली नहीं है जितनी क्षेत्रीय पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से मजबूत है, ये हम मानते हैं, ये सच्चाई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी की पार्टी से मजबूत नहीं है। इवन नीतीश कुमार जो है जिसके साथ जुड़ते हैं वहां पर रिजल्ट अच्छा होने लगता है, ये दिखता है। तो बीजेपी को एक सपोर्टिव पार्टी की जरूरत होती है। तो जब लोकसभा चुनाव हो रहा है तो बीजेपी को जो क्षेत्रीय दल सपोर्ट करेगा, वो क्षेत्रीय दल में भी तो वो प्रश्न उठेगा, वो तो क्षेत्रीय दल है, तो वो अपनी पार्टी के नेताओं के साथ स्टेट पॉलिटिक्स के हिसाब से अलाइंड होता है, तो बीजेपी के साथ भी उसी हिसाब से अलाइंड होगा या नहीं होगा। यानी बातें, जो सवाल हम कांग्रेस के संदर्भ में कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ में तेजस्वी के लिए लोकसभा के लिए कोई वोट क्यों दे, वही सवाल हम बीजेपी के लिए भी कर सकते हैं। हाँ, इसमें मोदी मैजिक एक जरूर आता है फिगर, जो बीजेपी को थोड़ा वेटेज देता है, लेकिन इस मोदी मैजिक का जो डिबैकल है, जो उल्टा है, एंटी मोदी वोट्स है, उसको वो प्रोपोलराइज होता है तेजस्वी और राहुल के पास में। तो इसीलिए ये लोकसभा चुनाव में असर करेगा ये गठबंधन, ये मेरे हिसाब से आंसर पूरा हुआ। अब मैं आता हूं बंगाल वाले विषय पर कि बंगाल में वीडियो बनाया जाना चाहिए। देखिए बंगाल में सांखा, जैसे नोआ खाली था उसी तर्ज पर नाम है सांखा, बोल रहे मैं सांखाली ऐसे करके नाम है। तो ये जो जगह है जहां घटना आई है, शाहजहां नाम का सांसद, टीएमसी का सांसद है, वो बहुत बदमाश, लोगों से आर्थिक रूप से दोहन करने वाला और गरीबों के साथ में अश्लीलता करने वाला, बलात्कार करने वाला, उसका दुरुपयोग करने वाला, इस रूप में उसकी छवि सामने आई है। और हम पुष्टि या खंडन नहीं करते, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि आरोप यूं ही नहीं लगते, जरूर सच्चाई होगी। तो सांसद में ये गलत होगा, वो महिलाओं के साथ बलात्कार भी कर रहा होगा, उसका आर्थिक और शारीरिक शोषण भी कर रहा होगा, ये भी सच है। पुलिस भी मिली होगी, ये भी सच है, वरना ये काम नहीं हो पाते। और सत्ताधारी दल का सांसद है तो इसमें पूरी सच्चाई होगी। अब यहां इस बात को मानते हुए हम ये बात कहना चाहते हैं कि आवाज तो सत्ता के खिलाफ हमेशा उठनी चाहिए। ममता बनर्जी की सत्ता के खिलाफ जहां ये गलत काम हो रहा है, आवाज उठनी चाहिए। बीजेपी ये काम वहां कर रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए जो बीजेपी के नेता हैं, जो स्मृति ईरानी हैं, जो दूसरे बीजेपी के तमाम प्रवक्ता हैं,
इन सब को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, ये मैं कहता हूं, क्योंकि आप जब बृजभूषण शरण सिंह का नाम आता है तो आप उसको संरक्षण देने लगते हैं, तब एक शब्द आप मुंह में नहीं निकालते, तब मातृशक्ति नहीं रहती, तब महिला के अधिकार नहीं होते, तब बलात्कार जैसी चीजों पर आप सबूत मांगने लगते हैं। पुलिस पर भरोसा करो, जुडिशरी पर भरोसा करो, जब तक प्रूव नहीं होगा तब तक बृजभूषण शरण सिंह महान है, ये सारी चीजें करने लगते हैं। और जब शाहजहां जैसा नाम आता है तो फिर आप वहां हिंदू मुसलमान करने लगते हैं दिल्ली में बैठ करके। बस यही फर्क है। आप जिस दिन शाहजहां और बृजभूषण शरण सिंह को एक तराजू में तौलने लगोगे, हम में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। मैं यही उत्तर देना चाहता हूं। अब मैं बहुत सारी और भी प्रतिक्रिया आई है, लेता हूं, प्रतिक्रिया के साथ मैं आता हूं। प्रमोद मांकर जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने यूपी में पीडीए बनाया, लेकिन इससे उल्टा राज्यसभा सीट सवर्ण को, तो पीडीए कैसे सक्सेस होगा? इसका जवाब आप दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है इसीलिए। देखिए, पीडीए उन्होंने बनाया, लेकिन पीडीए वस्तुतः कागज पर है जी। अभी जैसे एक टिकट उन्होंने दिया, उन्होंने बीजेपी ने एक टिकट दिया संजय सेठ को। वो एक्चुअली मूलतः समाजवादी पार्टी के आदमी है जी। उनका बहुत बड़ा रियल एस्टेट का कारोबार है, और इनके जो कजिन है जी जी, हाँ, और इनके जो कजिन है प्रतीक गुप्ता जी, मतलब अपर्णा के हस्बैंड, वो उसी ग्रुप में काम करते हैं। पहले वो सपा की ओर से थे, देखिए पैसा वाला तो दोनों पैसा देता है, तो उनकी सहमति से संजय सेठ बने हैं, प्रत्याशी बने हैं। और मुझे कहने में कोई बहुत हिचक नहीं होगा कि चूंकि उनको एक सम्मान बनाए रखना होगा, क्योंकि संजय सेठ बीजेपी में रहते हुए भी सपा के रहेंगे, कि ओरिजिनल ताकत जो है सपा ने संजय सेठ को दी है, नहीं ये ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप नहीं बनता। और सपा में न रहते हुए भी, और बीजेपी ने इसलिए दिया उनको लास्ट कैंडिडेट के रूप में कि वो अखिलेश यादव चुराए कि लोग तुम्हारे आदमी को हमने तोड़ लिया। पहले शुरुआत उन्होंने अपर्णा यादव से की, उनकी बहू से, विधानसभा चुनाव में, लेकिन उसका कोई बहुत परिणाम नहीं निकला। और अब अपर्णा यादव एक तरह से कोप भवन में है। अखिलेश यादव उनको कोई जगह देंगे नहीं, और बीजेपी उनको पूछ नहीं रही। तो ये जो इस राज्यसभा की सीटें हैं, ये सीटें इनके जरिए एक तो पैसे का खेल होता है, और यहाँ से बहुत प्रोसेस होता है। अब आप ये समझिए कि मुफ्त में संजय सेठ ने टिकट नहीं पाया होगा, बहुत बड़ा अंपायर है उनका, उनके 10-20 करोड़ इधर उधर खर्च। एक बात जो है, थोड़ा सा सवाल को मैं दोहराता हूं कि संजय सेठ की पृष्ठभूमि समाजवादी है, बोलने से काम नहीं चलेगा। संजय सेठ को समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में जाने का मौका मिल रहा था, वो उनके कैशियर भी हो गए, उनके फाइनेंसर भी हो गए, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राज्यसभा में बहुमत बनाने की जरूरत पड़ी, उन्होंने संजय सेठों को दबाव में लिया। मैं संजय सेठ नहीं, संजय सेठों कह रहा हूं। देश के तमाम संजय सेठों को दबाव में लिया, वो टूट गए क्योंकि उनकी काली करतूतें रही होंगी, और इस वजह से वो फिर राज्यसभा में बीजेपी के साथ हुए, और एक बार फिर वो बीजेपी की ही शोभा बढ़ा रहे हैं। इसलिए उनका समाजवादी पृष्ठभूमि बोलने से हमें थोड़ा सा माने खटकता है। और हम ये कह रहे हैं कि मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ताकि दर्शकों को पता चले। मैं हर दर्शक को नहीं मालूम कि उनकी समाजवादी पार्टी की बैकग्राउंड है। बेसिकली वो जब फाइनेंस बहुत अरसे से कर रहे थे, उनको एक बार एमएलसी बनाने के लिए जब मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो इनका नाम भेजा गया था। और उस समय जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, वो राज्यपाल थे, और वो उनकी फाइल रोके रहे और उनका नाम क्लियर नहीं किया। एक इनका, 2 लोग और थे।
जी तब फिर मुलायम सिंह ने गुस्से में आकर के उनका अच्छा तुम एमएलसी नहीं बनाओगे तो हम चलो वहां इनको नॉमिनेशन की जगह पर भेज रहे थे, तो उन्होंने इनको राज्यसभा का टिकट दे करके आगे बढ़ाया। अगर मुलायम सिंह जी ने वो काम नहीं किया होता तो ये उस समय एमएलसी की सीट के लिए लड़ रहे होते। नंबर 1, आपने बताया कि संजय सेठों को, देखिए जो रियल एस्टेट का बिजनेस है, नंबर 2 का बिजनेस है, और मैं ये कहूंगा कि हर व्यापार में नंबर 2 है। तो आप किसी भी व्यापारी की गर्दन अगर दबोच लेंगे तो आप उसको राज्यसभा नहीं, अगर आप उससे कहेंगे कि ये जो विष्णु सभा है, ब्रह्म सभा है, यहां से भी तुम छोड़ दो, नहीं हम तुम्हारे पास ईडी भेज देंगे, तो हाथ जोड़ लेगा कि सरकार अब हमसे गलती हुई, आप बताओ हम कौन सी जगह किसको वोट देना। ये खेल पूरे देश पे चल रहा है और जनता उसको देख रही है। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये सब देखने के बावजूद जनता अगर मोदी की भक्त बनी हुई है तो हमें उसकी सोच पर भी, देखिए जब इंदिरा गांधी का डिबेकल हुआ उसमें जनता की मेच्योरिटी अलग थी। इस इमरजेंसी में भी सारे कानून नियम के बावजूद उसके खिलाफ एक बगावत का स्वर था, एक मौका ढूंढ रहे थे, और उसमें उनको इमरजेंसी एक बहुत बड़ा कारण मिल गया। अकेले सिर्फ वो नसबंदी, भाई मैं तो देखे उस जमाने में गोरखपुर में अखबार के संपादक था, खूब जाता था, और जिनसे मैं बात करता हूँ कहते कि नहीं भैया देखो ट्रेन आधा घंटा टाइम से पहले आ जाती है। डीएम रोज तय करता था कि सब्जी किस भाव बिकेगी, और वो सब्जी वाला रोता था कि भैया कह रहे हैं 10 रुपए किलो बेचना है, 10 रुपए तुम्हारी खरीद है, तो उनको एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि तुम पाव भर आलू डाली मार दो, लेकिन ऊपर से आदेश है कि 10 रुपए किलो से ज्यादा आलू नहीं बिकेगी। वो हमने सब देखा हुआ। इस सब के बावजूद भी जनता कहीं खुश थी कि यार देखो करप्शन, और करप्शन बहुत हद तक रुका हुआ था, लोग ऐसा पैसा लेने से घबराते थे, पुलिस भी घबराती थी। वो तो एक संजय गांधी का जो इमरजेंसी प्रोग्राम था उसने कुछ ऐसा पागलपन पैदा किया कि जब चुनाव हुआ तो लोग उस एक मेन कारण से, और भी बहुत कारण थे कि वो एक मेन कारण था, वरना जनता पार्टी कभी जीत हरा नहीं पाती इंदिरा गांधी। इनके लिए भी कौन सा मेन कारण होगा, वो मेन कारण अभी आ नहीं रहा है, क्योंकि इनके पास, इन्होंने नसबंदी क्या कहते हैं परिवार नियोजन की बात करते हैं, उस पर आगे नहीं बढ़ते, उन्हें मालूम है कि गड़बड़ हो जाएगा। ये धर्म की ओर लेके चलते हैं, और धर्म के नाम पर ये है कि हमारे घर के सामने मंदिर है, तो वो जो सज्जन उसका स्थापना दिवस करते हैं, जिन्होंने बनाया, हम लोग भी हेल्प करते हैं, तो वो इस बार नहीं आ रहे, तो हमसे पंडित जी ने कहा कि भाई सब क्या करें, तो हमने कहा चलो छोटे लेवल पर कर लो, मैं हम जितना मदद कर पाए कर दें। तो जो मेट था हमारे इलाके का, जो ठेकेदार का, उनने कहा नहीं भैया भगवान का वो तो पूरे धूमधाम से मिलेगा, और कम पड़ेगा तो हम पैसा देंगे, जो उसको 10,000 रुपये वेतन मिलता है। ये जो कमजोर नस है वो मोदी ने पकड़ रखी, उसमें आप बहुत ज्यादा जनता को आप अगर गरिया रहे हैं, जनता को भला बुरा कर रहे, कुछ नहीं। इस देश में सैकड़ों साल से इतने धर्म बने तो कैसे बने? मंदिरों में पत्थर पूज पूज करके उनको देवता बनाने के चक्कर में आदमी खुद राक्षस बना रहा। ऐसे देश में तो बड़ा आसान है, दूसरा देश होता तो बगावत हो जाती कि पता चला भगवान प्रधानमंत्री की उंगली पकड़े चले जा रहे हैं। अब मैं तो तब से बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि मैं इन भगवान की कैसे पूजा करूं जो खुद शहंशाह की उंगली पकड़ के चल रहे हैं। मैं जो खुद नरेंद्र मोदी जी पर निर्भर हैं, तो श्री राम की पूजा वो हमारी क्या जी। हाँ, तो इससे अच्छा हमको तो अपनी बात मोदी जी से कहेंगे तो जल्दी भगवान कह दें कि भाई इसको सॉल्व करो, नहीं हम तुम्हारा मंदिर अंदिर जो है हम रहने नहीं देंगे ज्यादा दिन। और वहां भी कौन सी प्राण प्रतिष्ठा हुई, कोई पूछ रहा है? एक सेकंड, संदर्भ आ गया तो जरूरी है, वहां भी कौन पूछ रहा है? असली जो रामलला की मूर्ति है वो तो चरण में रखी हुई है, एक बड़ी आदम कद मूर्ति बना दी गई, पूजा उसकी हो रही है, जबकि मंदिर वो छोटे वाले रामलला के बना था।
उन्हीं के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया था कि भाई रामलला का मंदिर बनेगा, क्योंकि मोदी जी को लगा कि यार इतने छोटे भगवान कहाँ कैमरे में दिखाई पड़ेंगे, तो उनका बड़े भगवान बनाओ। जी जी जी। सुरेंद्र दुबे सर, एक फिर से बिहार से ही मुतल्लिक सवाल लेते हैं कि दर्शकों ने कहा है, उसका निचोड़ मैं सामने रख रहा हूं कि क्या तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ हो सकते हैं। मैं इसके साथ ही जो पहले हमने डिस्कस किया, क्या नीतीश कुमार वापस आ सकते हैं। इस तरह की जो बातें हो रही हैं, ये बातें क्यों हो रही हैं? इस बात के पीछे, इन सब कयासों के पीछे लालू प्रसाद की पॉलिटिक्स है क्या? देखिए, लालू प्रसाद की पॉलिटिक्स भी है और जो वर्तमान परिस्थिति भी है। भाई अगर इतने बार नीतीश पाला बदल चुके थे तो आम आदमी कह सकता कि भाई ये उधर चला गया तो इधर भी आ सकता। और पहले ही दिन से तेजस्वी यादव विधानसभा से ही कह रहे हैं, ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि इनके लिए ये जब आना चाहे, इसीलिए कोई मतलब गलत शब्दों का या कड़े शब्दों में आलोचना भी नहीं कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि तुम नए सिरे चले से गए। बात हो रही है कि जैसे छोटे छोटे दल हैं, मान लीजिए कि जीतन राम मांझी को भी लालू प्रसाद जोड़ सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा को भी वापस बुला सकते हैं। मतलब चूंकि नीतीश के वो एंटी हैं, मान लीजिए नीतीश रह गए उधर, उस परिस्थिति में इवन सहनी जी जो है वीआईपी पार्टी वाले, उसको भी जोड़ सकते हैं। तो चिराग पासवान को अपने साथ जोड़, क्योंकि उधर दो ग्रुप है, एक ग्रुप को अपने साथ जोड़ सकते हैं। तो एक तरीके से बीजेपी के सियासत का काउंटर जो है वहां खड़ा हो सकता है, हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन लालू प्रसाद की पॉलिटिक्स ने इस किस्म की हवा को बहुत जन्म दिया है और तेज कर दिया है। जी देखिए, पॉसिबिलिटीज तो है। भाई जीतन राम मांझी को तो लालू ने सीएम बनने तक का ऑफर दिया। अब लोग कहते हैं कि जीतन राम मांझी भी ईडी के झपसट में आ गए, हमारे कानपुर कहते हैं। पता नहीं कितना पैसा 4-6 महीने में कमाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो झपसट में आ गए, तो वो नहीं भागे, नहीं उनको भाई मुख्यमंत्री कुर्सी देने तैयार थे। कुशवाहा, उपेंद्र, अन्ना क्या कहते हैं, पासवान का बेटा सही तो उनके और भाई और परिवार है, दो में से एक गुट को तोड़ सकते हैं। और मुझे लगता है ये इनको करना भी चाहिए। अब ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं बीजेपी वाले, वो कह रहे हैं कि एक फिल्म का गाना है, तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो मतदाता कह रहे तो हमको वोट नहीं देना, मत दो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम उधर गए तो फिर ठीक नहीं। तो जो लोग कहीं ना कहीं फंसे हैं, जिनकी कहीं ना कहीं कोर दबी है, वो इस गाने के अंदाज में उनको धमकाया जाता है कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। जी जी जी। यहीं पर कुछ और प्रतिक्रियाएं आ रही बिहार और यूपी से जोड़ करके भी, और इसलिए आखिरी है, इसको मैं अंत करता हूं इस चर्चा को। वो है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान में भी बीजेपी को डेंट लगेगा, ऐसा कह रहे हैं ये हमारे मित्र और वरिष्ठ पत्रकार हरिदेव जोशी जी का ये कमेंट है, और मैं इस कमेंट को गंभीरता से लेता हूं और इसलिए इस प्रश्न के रूप में रखता हूं। साथ साथ एक अपना प्रश्न जोड़ते हुए आपके साथ सुरेंद्र दुबे सर, कि बिहार में तो तेजस्वी है खड़े हुए ये बोलने के लिए कि बिहार में बीजेपी का सफाया होगा, यूपी में क्या कोई है जो ये कह सके कि बिहार में बीजेपी का सफाया होगा? नहीं, मुझे अखिलेश यादव अब मसल अखिलेश यादव उस फील्ड पर खेल ही नहीं रहे, पता नहीं क्यों नहीं खेल रहे हैं। वो अपने ही उसमें अपनी फील्ड पर खेल रहे हैं, वो बिहार की फील्ड पर खेल ही नहीं रहे। कल मेरी तेजस्वी यादव के जो मतलब एक पॉलिटिकल सलाहकार हैं जी, परसों, जो लालू यादव के बेसिकली सलाहकार, वो वीपी सिंह के भतीजे कुछ हैं लगते हैं, तो उनसे बात हुई, एक जगह मिल गए थे, तो उनका यही तो सारी दिक्कत है कि अखिलेशवा बिहार के बारे में कोनो इंटरेस्ट न लेता। उन्होंने हमसे कहा भोजपुरी में,
कहे तेजस्वी तो चाहते हैं कि आप हमको बुलाइए, हम उत्तर प्रदेश में गांव गांव में जाएंगे, बट अखिलेश इज नॉट रेडी टू कम फॉरवर्ड। शायद अखिलेश को लगता है कि भाई तेजस्वी, देखिए तेजस्वी भाषण बहुत अच्छा देते हैं, तेजस्वी के अंदर क्लैरिटी बहुत है और तेजस्वी अप्रोचेबल भी है जी। लेकिन अखिलेश यादव के साथ क्लैरिटी इतनी नहीं और अप्रोचेबल काफी कम हो गए हैं, जबकि उनके पिता श्री मुलायम सिंह जी बहुत अप्रोचेबल थे। वो आपकी बात माने न माने, वो सुनते सबकी थी और उसी में वो निकाल लेते थे कि कहाँ क्या गड़बड़ चल रहा, करते अपने मन की, तो हर नेता वही करता है। तो अखिलेश यादव साहब वाली राजनीति कर रहे हैं, तेजस यादव खेत खलियान वाली राजनीति कर रहे हैं, ये दोनों में अंतर है। इसलिए वो तो ये जयंत चौधरी से उनकी पटती थी, ठीक, जयंत चौधरी से अखिलेश की पटती थी, हाँ, ये आप जान लीजिए। हाँ, और जयंत ने एक होशियार, जयंत ने एक होशियारी की, बीजेपी में शामिल नहीं हुए, गठबंधन के पार्ट बने हैं, तो वो इस पर लोग ध्यान नहीं देते। वो भी एक वो रास्ता खोले हुए दरवाजा कि अगर हमको बीजेपी में कोई बहुत सम्मान नहीं मिलेगा तो हम फिर अखिलेश के साथ चले जाएंगे। ये जानने योग्य और बात प्रतिक्रिया है उसको पढ़ते हुए कि एक तो ये कह रहे हैं, विजय जी कह रहे हैं कि दुबे सर, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और ये इसके बाद प्रतिक्रिया है मनोहर लाल जी, कह रहे हैं कि बीजेपी को पूरे देश में डेंट लगेगा और 150 सीट से नीचे ले जाएगी जनता। और कह रहे हैं वृषभ जी कि तानाशाह मुख्यमंत्रियों से के सुन नहीं रहा है, किसानों की क्या सुनेगा, दक्षिण के सभी मुख्यमंत्री आंदोलन पर हैं। माने जो तानाशाह मुख्यमंत्रियों की नहीं सुन रहा है, आम लोगों की, किसानों की क्या सुनेगा। और इस तरह से अब तो शुभ रात्रि लोग कहने लगे हैं, तो शुभ रात्रि कहने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार सुरेंद्र दुबे सर, और आप तमाम दर्शक जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। जी सुरेंद्र दुबे सर, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, मैं आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि बड़े मौजूद सवाल करते हैं और कई बार ऐसे चुटीले प्रश्न पूछ लेते हैं कि उनका जवाब देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई हम लाइव बैठे हुए हैं तो हमें जवाब तो देना है। और जवाब इससे लगता है, और ये सिलसिला चलता रहे, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं QR कोड की ओर भी देखते रहे। बिहार देखें, दिल्ली देखें, पश्चिम बंगाल देखें, उत्तर प्रदेश देखें, लेकिन प्रणाम इंडिया को लगातार आगे बढ़ाने के लिए हमारे QR कोड के भी देखते रहे, ताकि हम इसी निर्भीकता से अपनी बात कहते रहें। कम से कम हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये समाज जो है आगे भी बढ़ता रहे। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार और शुभ रात्रि। नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।